गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी की पुस्तक वितान का पाठ 4 है डायरी के पन्ने। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए कि जो डायरी के पन्ने जो पाठ है यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। कि पहले ये डच भाषा में थी, उसके बाद इसको मतलब इंग्लिश में ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। तो यहाँ डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। देखिए, ये जो डायरी के पन्ने हैं, जिसे जो डायरी है वो किसने लिखी है? एन फ्रैंक ने, जो एक 13 साल की लड़की है। तो इसमें उसने वो 2 साल जो अज्ञातवास में बिताए, उसने उस समय वो डायरी लिखी, उस समय का वर्णन किया कि जो जर्मनी का जो हिटलर था, मतलब उसने जब वहाँ पर अपना चुनाव में वो जीत गया, उसकी नाजी पार्टी की जीत के बाद वहाँ पर यहूदियों का जो विरोध होने लगा, तो जब जो एन फ्रैंक का परिवार था उन्होंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, तो धीरे धीरे वो नीदरलैंड्स में जाकर बस गए। वहाँ भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। मतलब जब वहाँ जर्मनी का कब्जा हो गया तो वहाँ पर भी जो यहूदी होते थे, यहूदी एक धर्म का नाम है, और जो एन फ्रैंक परिवार था वो यहूदी धर्म से था, तो उस धर्म मतलब यहूदियों पर अत्याचार किया जाने लगा। तो उस समय से यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हुआ। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। मतलब उन्हें वहाँ के नियम मानने के लिए उन्हें मजबूर किया जाने लगा, उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। तो इस तरह से जो एन फ्रैंक ने ये डायरी लिखी है, उसमें उसने उसी बारे में लिखा है कि किस तरह से उस समय में यहूदियों पर अत्याचार किए जाते थे। तो यहाँ जो पाठ दिया गया है वो एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं कि 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। मतलब कि जब वे 2 वर्ष तक छुप कर रहे थे, वहाँ पे जो यहूदियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें मतलब कैद में डाला जा रहा था, और तरह तरह के उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो जो एन फ्रैंक का परिवार था और कुछ एक और परिवार उनके साथ थे, तो वे किसी अज्ञातवास में जाकर छुप गए थे और 2 साल तक वे वहाँ छुपे रहे। उसके बाद किसी ने भी जैसे शिकायत की या किसी भी तरह से उनके बारे में उनको पता चल गया और बाद में उन्हें मार दिया गया था। तो उसके बाद जो 2 साल का जो बीच का समय था, जो एन फ्रैंक जो 13 साल की एक लड़की है, उसने ये डायरी अपने उसी 2 वर्ष के अज्ञातवास में लिखी। अपने 13वें जन्मदिन यानी कि 12 जून 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। मतलब उसके बर्थडे पर उसको एक नोटबुक बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, वो एक गिफ्ट डायरी उसने जिसको बनाया वो उसे गिफ्ट मिली थी। तो डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। तो जैसे उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको एक डायरी मिली, साथ में कोई एक गुड़िया मतलब एक खिलौना भी उसको मिला। तो उसने वो डायरी में उसी गुड़िया अपनी, जिसको उसने नाम दिया था किट्टी, उसको संबोधित करके लिखना शुरू किया। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। मतलब कि उस समय तक तो उसके मन में कुछ ऐसी बातें नहीं थी कि जिसे वो अपनी डायरी में लिखे, क्योंकि देखो जो डायरी लिखनी है मतलब कि अपने मन की बात को लिखना। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सी बातें होती हैं, शायद से हम किसी भी फ्रेंड को अपने वो नहीं कह पाते,
क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रेंड के आगे वो दोहराएंगे तो हो सकता है कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। लेकिन डायरी एक ऐसा साधन होती है जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिख सकते हैं, और जो सामने वाला है मतलब कि डायरी है वो हमसे कभी इरिटेट नहीं होगी। मतलब हम उसमें अपने मन की दुख है, सुख है, अपने मन की सारी बातें लिख सकती हैं। तो बहुत से लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है। तो इसी तरह से एन फ्रैंक ने वो डायरी लिखनी शुरू तो की। उस समय तक उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे वो किसी से गुप्त रखी। लेकिन महीने भर के अंदर, मतलब जब वहाँ पर यहूदियों पर जो उन्हें अपमानजनक जो व्यवहार सहना पड़ा, तो 2 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा और वहीं पर उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। वहाँ फिर उनकी जो मौत हो गई। तो इस तरह से ये सारी उसने 2 साल के अज्ञातवास में डायरी में सारी बातें लिखी थी। तो इसमें आगे से ही है कि जब उन्हें 2 वर्ष के बाद यातना गृह में डाल दिया गया था, जब वो पकड़े गए थे तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया था। वहाँ उन्हें तरह तरह की यातनाएं, मतलब कि उन्हें उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो बाद में जो एन फ्रैंक थी, उसकी बड़ी बहन थी या उसकी माता थी या उनके साथ एक और फैमिली थी, उन सब की मृत्यु हो गई थी। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति शेष बचा था जो एन फ्रैंक के पिता थे, ओटो फ्रैंक। तो ओटो फ्रैंक के हाथ वो डायरी लगी। तो जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के वो कायल हो गए। मतलब उन्होंने उस डायरी में पढ़ा और उसमें ये भी पढ़ा कि यहूदियों पर कैसे अत्याचार किए जाते हैं। तो उन्हें लगने लगा कि उन्हें इस डायरी को प्रकाशित करवाना चाहिए। तो उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया। तो इस तरह से ये जो डायरी थी वो सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। मतलब इसमें एक जो एन फ्रैंक जो 13 साल की लड़की थी, उसने खुद पर बीती हुई कहानी लिखी, एक यहूदी धर्म का होने के नाते, मतलब उन पर कैसे अत्याचार किए गए थे। तो इस तरह से यह जो डायरी है, जिस डायरी के कुछ अंश, कुछ पेज आपकी इस पुस्तक में जो पाठ के आधार पर दिए गए हैं, कि यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब खुद उस लड़की ने, उस 13 साल की लड़की ने इसमें वो सब लिखा जो सब उन्हें सहन करना पड़ा था। तो इसके बाद आपका जो ये पाठ है डायरी के पन्ने, उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। जो एन फ्रैंक, जो 13 साल की एक यहूदी धर्म को, यहूदी परिवार से संबंध रखने वाली एक लड़की है, तो उसने वो जो 2 साल के अज्ञातवास में जो डायरी के पेज लिखे, उससे रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट जो था, स्टार्टिंग थी वो 8 जुलाई 1942, बुधवार का दिन था। उसने ये डायरी अपनी उस गुड़िया, जो उसे गिफ्ट में डायरी भी मिली थी और एक गुड़िया भी मिली थी जिसको उसने किट्टी नाम दिया था, तो उसे संबोधित करते हुए लिखा कि प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। मतलब कि वो इस समय अज्ञातवास में थी। अब वो अज्ञातवास उन्होंने कहाँ पर काटा, कैसे काटा, इस बारे में वो आगे बताएगी। तो पहले वो अपनी डायरी की स्टार्टिंग में कर रही है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जिंदा हूँ, किस हालत में हूँ वो उसे नहीं पता। मतलब ये, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। मतलब वो उस दिन की शुरुआत कर रही है कि जब उन पर अत्याचार होने शुरू हुए, कैसे वो अज्ञातवास में जाकर छुपे और कैसे उनका वो जो दिन थे वो कैसे बदल गए, कि उन पर जो अत्याचार किए जाने लगे क्योंकि वो यहूदी धर्म को मानने वाले थे। मतलब इस तरह से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी ही फैमिली ऐसी थी, बहुत से लोग थे उस समय में जो यहूदियों पर अत्याचार किया जाता था। बहुत से लोग ऐसे थे जो उनकी, मतलब कि जिन पर अत्याचार हुए, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जो एन फ्रैंक का ही वर्णन इसमें आया क्योंकि उसने अपने साथ बीते इन अत्याचारों का मतलब एक तरह से जीवंत उदाहरण है ये, उसने स्वयं इसमें वर्णन किया है। तो वो अब इसमें याद कर रही है कि उस दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट जो है इसकी बड़ी बहन है, जिसकी उम्र थी 16 वर्ष। वह बहुत गुस्से में थी
कि पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई है। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मतलब वे लोग अब वो नीदरलैंड में जाकर बस गए थे, तो वहाँ उन्हें एक तरह से वहाँ जाने का उन्हें कुछ प्रूफ वगैरह देना होता था। तो एक बार जब उन्हें लगा कि कोई बाहर आया है, तो उन्हें लगा पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। मतलब वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए उन्हें जाना था कि वहाँ पर वो रहते थे, इस बात का उन्हें प्रूफ देना था। तो उन्हें तो लगा कि उनके पिता के लिए आया है वो नोटिस, और जो पापा थे वो घर पर नहीं थे, और जो माँ थी वो भी मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर थे जो उनके वहाँ गए हुए थे। मतलब जो मिस्टर वान दान इसमें नाम आया, ये भी एक ऐसी फैमिली थी जो उनके साथ 2 वर्ष तक अज्ञातवास में रही। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा, हर कोई जानता था बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। मतलब उनके पापा के नाम वो नोटिस आया था, उन्हें वहाँ बुलाया गया था। अब उन्हें ये था कि उनके पापा को वहाँ पर जो भी उनका कैद खाना है उसमें डाल दिया जाएगा। तो जो थे वो डर गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम पापा को किसी भी हालत में वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। तो वो माँ की राह देखने लगे। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? मतलब इस तरह से उनके लिए जो बुलावा आया था वो मार्गोट के लिए था। तो वो डर गए थे। तो उन्होंने जो अज्ञातवास की जो प्लानिंग कर रखी थी छुपने की, वो उन्होंने की तो बाद में हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही ये बात सोच ली कि अब उनका वो अज्ञातवास का मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जाकर छुपना पड़ेगा। तो उनके मन में प्रश्न थे, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में छुपेंगे, किस घर में, किसी पर छत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 13 वर्ष की थी वो। लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। तो यहाँ से उनका जो छुपने का जो दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने जो ज़रूरत का सामान था वो समेटना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपने थैले में वह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, मतलब इतनी अधिक डर गई थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। पोशाक मतलब वस्त्र, कि उसने अपने इतने कपड़े वगैरह उसमें नहीं डाले थे उस थैले में, बल्कि उसने अपनी याद की बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें डाल ली थी। तो उसे लगा कि उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सके। मिएप जो है उनके ऑफिस में ही काम करने वाली है एक,
तो मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। तो इस तरह से रात के समय में उन्होंने ये सारी अपनी पैकिंग वगैरह की, ताकि वो सुबह होते ही उस जगह को छोड़कर कहीं जाकर छुप जाएंगे। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 के बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डशिम्स को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक भी वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे। वो 4 थे, एक तो उसके पिता, एक उसकी मदर और एक वो खुद थी और एक मार्गोट, उसकी जो बड़ी बहन थी, जो 16 ईयर्स की थी। तो उन्होंने जितने ज़्यादा कपड़े हो सकते थे अपने बदन पर लपेट लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अपना ज़्यादा बैग वगैरह भी नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने इतने ज़्यादा कपड़े लपेट लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकें, कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी की भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? क्योंकि वो चाहे छोटी थी, लेकिन जो बड़े थे वो चिंता में थे कि वो कैसे वहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से एन फ्रैंक जो है वो अपनी जैसे वो अज्ञातवास में जाकर छुपे, उसके एक दिन पहले का जो वर्णन किया है। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह एक मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। कि जो मार्गोट थी वो तो अपनी साइकिल पर सवार होकर मिएप के साथ उसकी निगरानी में वो उस जगह के लिए चली गई, लेकिन जो एन फ्रैंक है वो कहते कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मूर्तजे ही एकमात्र ऐसा जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डशिम्स के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार उस बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। उसकी जो बिल्ली का नाम आया इसमें मूर्तजे, तो उस बिल्ली को वो साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उसे वो पड़ोसियों के वहाँ छोड़ना था। तो वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन। तो इस तरह से अज्ञातवास में जब वो गए उससे एक दिन पहले का वर्णन इसमें जो एन फ्रैंक ने इसमें वो वर्णन किया है।